कहानी शुरू होती है एक अपराधी बेकेट की फांसी से 4 घंटे पहले। जेल के पादरी फादर जेम्स मॉरिस उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि यह शायद किसी से बात करने का उसका आखिरी मौका है। तो घड़ी की सुइयों को टिक टिक करते हुए देखते हुए बेकेट उसे अपनी असली कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जो उससे नहीं बल्कि उसकी मां मैरी रेडफेलो से शुरू होती है। वह एक ऐसे परिवार की उत्तराधिकारी थी जिसकी संपत्ति का मूल्य 19 अरब डॉलर था। एक रात वह बेकेट के पिता से मिली। उन्होंने उसकी कार में शारीरिक संबंध बनाए और मैरी गर्भवती हो गई। जब उसने अपने पिता को यह खबर बताई तो उसने उसे घर से निकाल दिया। बेकेट के जन्म के दौरान उसके पिता को फेफड़ों में खून का थक्का जम गया और वे वहीं अस्पताल में ही मर गए। एक दिन मैरी ने बेकेट से कहा कि भले ही हमें परिवार से निकाल दिया गया हो, लेकिन हमें विरासत से नहीं निकाला गया है। संपत्ति, अचल संपत्ति, 1-2 द्वीप, यह सब कुछ सबसे बड़े को ही मिलेगा। और बेकेट सबसे छोटा था, जिसका मतलब था कि अगर वह दूसरों से ज्यादा जिए तो एक दिन पूरी संपत्ति उसी को मिल सकती थी। एकल मां होने के बावजूद मैरी ने सुनिश्चित किया कि बेकेट के पास एक उच्च कुलीन युवक की सारी संस्कृति, शिष्टता और शैली हो। इसी दौरान बेकेट की मुलाकात जूलिया से हुई। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। उसने उसे बेलविल टाउनशिप बताया। फिर उसने कहा कि वह हमेशा वहां नहीं रहेगा क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा विरासत में मिलने वाला है। जूलिया ने सोचा कि वह बस उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन पियानो सेशन के बाद बेकेट जूलिया के पास आकर बैठ गया। लाइट चली गई और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। लेकिन फिर बेकेट की मां बीमार पड़ गई। किसी ने भी उनके लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया था। बेकेट को पूरा यकीन था कि उसके परिवार को पता था, वे मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। अपने अंतिम समय में मैरी ने उससे वादा करवाया। उसने कहा कि वह चाहती है कि वह कसम खाए कि जब तक उसे वह जीवन न मिल जाए जिसका वह हकदार है, तब तक वह हार नहीं मानेगा। मैरी की आखिरी इच्छा थी कि उसे रेडफेलो मकबरे में दफनाया जाए, लेकिन वह भी नहीं हुआ। यह सब देखकर बेकेट सीधे अपने असली घर गया, अपना हक मांगने के लिए। लेकिन उसे सिर्फ एक चिट्ठी थमा दी गई। उसमें लिखा था, हम इस समय मदद नहीं कर सकते। इसके बाद बेकेट ने न्यू जर्सी के फोस्टर केयर सिस्टम में थोड़े समय के लिए प्रवेश किया। वह फिर कभी जूलिया से नहीं मिला। कई साल बाद बेकेट ऐसी नौकरी कर रहा था जिसमें हर दिन ऑफिस में सूट पहनना पड़ता था, और वह नौकरी थी सूट बेचने वाले की। और वहीं उसकी फिर से जूलिया से मुलाकात हुई। जूलिया ने उसे देखते ही पहचान लिया। बेकेट अभी भी बेलविल टाउनशिप में ही रह रहा था। दूसरी ओर जूलिया पहले लंदन में थी, फिर दुबई में, और अब वह वापस यहां आ गई थी। बेकेट ने उससे पूछा कि क्या वह कभी उसके साथ ड्रिंक के लिए जाना चाहेगी, लेकिन अब जूलिया की शादी हो चुकी थी। जैसे ही वह चली गई उसने पूछा, रेडफेलो परिवार की दौलत का क्या हुआ? उसने कहा, मुझे तब फोन करना जब तुम उन सबको मार चुके हो। उस एक वाक्य ने बेकेट के दिमाग में कुछ जगा दिया। वह सोचने लगा, जब उसकी मां जमीन में ठंडी पड़ी थी तब भी 7 रेडफेलो इस धरती पर घूम रहे थे, और अगर वह परिवार के पेड़ की कुछ शाखाएं काटता तो कहां से शुरू करता? जो नाम सबसे पहले उसके दिमाग में आया वह था टेलर एक्सेटर रेडफेलो, जो उसके पिता की वित्तीय सेवा कंपनी में ब्रोकर था। बेकेट सोचने लगा, भले ही वह ऐसा करता तो कैसे करता, और फिर क्या? उसने खुद से कहा कि वह ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय उसे पता चला कि उसका तबादला जर्सी सिटी हो रहा है, जहां उसे एक शिपिंग सेंटर में काम करना होगा। और यह ऐसी चीज थी जो बेकेट बिल्कुल नहीं चाहता था। दृश्य बदलता है टेलर की एक पार्टी में, जहां टेलर हेलीकॉप्टर से पैसे फेंक रहा था। वह सीधे हेलीकॉप्टर से पूल में कूद गया। बेकेट बिना किसी परेशानी के पार्टी में घुस गया। टेलर जल्द ही पास में अपने यॉट की ओर चला गया। यह बेकेट के लिए उसे अकेले पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। टेलर पूरी तरह नशे में था। बाकी मेहमान नशे में धुत होकर बेहोश पड़े थे। बेकेट ने एक लंगर उठाया और उसका एक सिरा टेलर की टांग से बांध दिया। वह वहां खड़ा रहा, लंगर पकड़े हुए, सोच रहा था कि क्या उसे वाकई यह करना चाहिए या नहीं। लेकिन टेलर ने खांसा और अचानक झटके से लंगर बेकेट के हाथ से छूट गया। लंगर समुद्र में गिर गया और टेलर को अपने साथ नीचे खींच ले गया। बेकेट वहां से भाग गया। वह अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और वहीं उसकी मुलाकात टेलर के पिता वॉरेन रेडफेलो से हुई। बेकेट ने उन्हें बताया कि वह मैरी का बेटा और उनका भतीजा है। दोनों साथ बैठकर एक ड्रिंक लेने लगे। वॉरेन ने कहा कि उसे बेहतर संपर्क बनाए रखना चाहिए था। उन्होंने बेकेट से पूछा कि वह क्या करता है, फिर उसे अपनी वित्तीय सेवा कंपनी में शामिल कर लिया। टेलर की जगह अभी अभी खाली हुई थी।
बेकेट ने उन्हें बताया कि वह बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वॉरेन का जवाब सीधा था, ये भाई भतीजावाद है, और सच कहें तो बेकेट को वैसे भी नौकरी की जरूरत थी। उसने वहां काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे बेकेट ने काम संभाल लिया। इसी दौरान जूलिया ने उसे फोन किया। उनकी पिछली मुलाकात को 1 साल हो गया था। उसने कहा कि वह कभी फिर से कोशिश कर सकता है और देख सकता है क्या होता है। तो बेकेट ने उसे फिर से ड्रिंक्स के लिए बाहर चलने को कहा, और एक बार फिर जूलिया ने कहा कि वह शादीशुदा है। तो बेकेट ने यह बात छोड़ दी और अपना ध्यान अपने अगले लक्ष्य पर लगा दिया, नोआ रेडफेलो। वह एक कलाकार था, और अब तक बेकेट को अपने काम को लेकर कहीं ज्यादा आत्मविश्वास आ गया था। नोआ ने बेकेट को अपनी एक पेंटिंग की तारीफ करते हुए देख लिया। बेकेट ने खुद को एक प्रशंसक की तरह पेश किया। फिर उसने उससे कहा कि शायद वे दोनों वास्तव में कजिन हैं। बातचीत के दौरान नोआ बेकेट को उस जगह ले गया जहां वह खुद कैमरे की तस्वीरें डेवलप करता था। नोआ वहां चुपके से सिगरेट पीने गया था। तभी नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ वहां आ गई। नोआ ने रूथ का परिचय बेकेट से कराया। बेकेट और रूथ के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। दोनों के बीच लगभग तुरंत ही जुड़ाव हो गया। उसने उसे गुरुवार को होने वाले एक ग्रुप डिनर के लिए आमंत्रित किया। इस बार बेकेट को हत्या के लिए एक सही योजना चाहिए थी। गुरुवार को वह डिनर पर पहुंचा। एक तरफ रूथ को बच्चे बहुत पसंद थे, दूसरी तरफ नोआ को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी बीच बेकेट चुपके से नोआ के डार्क रूम में घुस गया। उसने फोटोग्राफिक स्टॉप बाथ में सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया, जिससे वह असल में डायनामाइट बन गया। लोग सोचते कि बेचारे नोआ ने सफाई के सामान चुनने में बस गलती कर दी थी, और चिंगारी का दोष नोआ की सिगरेट पर डाल दिया जाता। इसी दौरान नोआ बेकेट को ढूंढने निकल पड़ा। बेकेट ने लाइट तोड़ दी, डार्क रूम में बल्ब। डिनर के बाद बेकेट बिना अपनी जैकेट के बाहर निकल गया। रूथ उसे उसकी जैकेट देने बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, और दूसरी तरफ नोआ ने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। विस्फोट हो गया। बेकेट उस अंतिम संस्कार में भी पहुंचा। इस बार वह जानबूझकर रूथ से दूर रहा। उसे समय देना था। अंतिम संस्कार में FBI एजेंट्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि वह संपत्ति का वारिस है, लेकिन बेकेट अनजान बना रहा। वह बस एक आम आदमी था जो नौकरी करता था। वारिस होता तो नौकरी क्यों करता? काम पर बेकेट के लिए सब बढ़िया चल रहा था। वह सच में अच्छी प्रगति कर रहा था। और तभी जूलिया फिर से आ गई। वह बेकेट की नई क्लाइंट थी। उसे कर्ज चाहिए था, क्योंकि उसके पति ने अपने पिता की ब्रोकरेज विरासत में पाई थी, लेकिन उसे चलाने की काबिलियत नहीं थी। बेकेट ने उसे बताया कि यह कोई बैंक नहीं है। जूलिया ने कहा कि यह एक खास मामला है। वह उसे कुछ गुप्त रूप से देने को तैयार थी। बेकेट ने मना कर दिया। जाते जाते जूलिया ने उससे पूछा कि क्या उसने रेडफेलोज के बारे में सुना है। वह सोच रही थी कि अगला कौन होगा। जिस तरह से उसने यह कहा, ऐसा लगा जैसे वह कुछ जानती हो। उसके जाने के बाद बेकेट ने अपनी सूट अपने एक कर्मचारी को दी और उसे CCTV कैमरों के नीचे बाहर भेज दिया। फिर वह खुद एक रेडफेलो के पीछे गया जिसने अपने लिए कुछ बना लिया था। स्टीफन रेडफेलो आज के समय का एक पादरी था, और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। उस आदमी पर 2 अलग अलग देशों में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग चुका था। तो बेकेट एक पत्रिका के साक्षात्कारकर्ता बेन जॉनसन बनकर स्टीवन का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। बातचीत के दौरान बेकेट ने चुपचाप उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान स्टीवन ने एक कटाना उठा लिया। उसने कटाना बेकेट की गर्दन पर रख दिया और कहा कि वह जानता है कि वह कौन है, क्योंकि बेन जॉनसन 8 महीने पहले रिटायर हो चुका था, और जब तक बेकेट सच नहीं बताता वह वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तो बेकेट ने उसे सब बता दिया। उसने कहा कि उसने झूठ बोला था। वह बेन जॉनसन नहीं था, वह बेकेट था, उसका चचेरा भाई। यह सुनकर स्टीवन पूरी तरह से हैरान रह गया। वह मान रहा था कि बेकेट पोस्ट का कोई रिपोर्टर है जो उस पर कोई नकारात्मक लेख लिखने आया है, और उसी उलझन के पल में स्टीवन ने वह गिलास पी लिया। बेकेट ने उसमें ट्रोपेन एल्कलॉइड्स मिला दिए थे, जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स का सक्रिय घटक है, और अगर आप उसकी ज्यादा मात्रा ले लें तो आपको जबरदस्त दिल का दौरा पड़ सकता है। उसके बाद बेकेट ने फिर से रूथ से मुलाकात की। उसने उसे बताया कि वह वैसे भी उसी सप्ताहांत में नूह से ब्रेकअप करने की योजना बना रही थी, और अब जब वह चला गया था तो उसे दुखी महसूस करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुई। बेकेट ने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह किसी अच्छी जगह पर टेबल रिजर्व कर सकता है, लेकिन रूथ ने कहा कि वे बस कुछ पका सकते हैं। जब बेकेट अपने अपार्टमेंट लौटा तो जूलिया पहले से ही अंदर उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसके सामने ही उसकी चाबी ले ली थी।
उसने उससे पूछा कि वह उसकी कॉल्स और ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जूलिया ने उसे बताया कि वे पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। उसका पति उससे सालों से झूठ बोल रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त बेकेट की डोरबेल बजी। उसने जूलिया को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। सामने के दरवाजे पर रूथ थी। बेकेट ने उससे कहा कि अंदर थोड़ी सी कुकिंग की तबाही मची हुई है, तो दोनों बाहर खाने चले गए। उनकी फिर से एक शानदार बातचीत हुई। यह सब सुनकर चैपलिन जेम्स ने उससे कहा कि उस समय बेकेट किसी से मिल चुका था। उसकी एक अच्छी नौकरी थी, क्या इतना काफी नहीं था? बेकेट ने माना कि हाँ, उसके पास काफी कुछ था, लेकिन वह अब कैसे छोड़ सकता था जब एक भी मौत की जांच हत्या के रूप में नहीं हुई थी। लेकिन इस बिंदु पर परिवार को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो बेकेट की चाची कसांद्रा ने अपने सभी 4 घरों में लेजर आधारित सुरक्षा प्रणाली लगवा ली। लेकिन उनके डे स्पा में कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं थी जहां वह हर मंगलवार दोपहर बिताती थीं। बेकेट वहां स्टाफ बनकर घुस गया और उन्हें एक मुफ्त दांत सफेद करने की सेवा देने की पेशकश की। कसांद्रा ने यह सेवा ले ली। इसमें खास सामग्री कार्बामाइड पेरोक्साइड थी, जो सामान्य दांत सफेद करने वाले एजेंट में पाए जाने वाले अम्लीय तत्व के इतना करीब था कि पुलिस को लगा कि उन्होंने कोई सस्ता ब्रांड खरीदा होगा। फिर थे उसके चाचा मैकार्थर, जो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के आधे हिस्से के मालिक थे और असली चांद पर असली यात्रा की योजना बना रहे थे। बेकेट वहां उनके एक कर्मचारी के रूप में पहुंचा और उन्हें एक कप कॉफी थमाई। और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, मैकार्थर की भी मौत हो गई। बेकेट ने एक नया घर खरीदा। उसने रूथ से पूछा कि क्या वह उसके साथ रहने आएगी। रूथ ने हाँ कह दिया। उसने बताया कि वह उसे तब भी पसंद करती थी जब वह न्यूयॉर्क में बस से सफर करता था। वह चाहती थी कि वह जान ले कि बेकेट का अगला निशाना वही आदमी था जिसने उसे नौकरी दी और उसका साथ दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपने चाचा के खिलाफ कुछ भी करेगा। और उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेकेट विरासत के बिना भी संतुष्ट था। इसी दौरान उसका और रूथ का सगाई समारोह तय हुआ था। लेकिन फिर एफबीआई एजेंट्स बेकेट के पास उसकी विरासत से जुड़ी जानकारी लेकर आए। जब उसने यह सुना तो उसने हैरान होने का नाटक किया। एजेंट्स ने उससे पूछा कि वह 10 अप्रैल को कहाँ था। बेकेट ने कहा कि वह हॉट डॉग खा रहा था। एजेंट्स हैरान रह गए। वह इतनी सटीकता से कैसे याद रख सकता है कि उसने कब और कहाँ हॉट डॉग खरीदा था? और सीसीटीवी फुटेज में तो वे बेकेट का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए। फिर एक दिन बेकेट के साथ चलते हुए उसके चाचा को दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में वॉरेन ने उससे कहा कि वह 61 साल का है और पूरे दिन में बेकेट ही उसका एकमात्र मिलने वाला था। उसने बेकेट से कहा कि वह अपनी जिंदगी में उस खास इंसान को ढूंढे। यह इस पैसे के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है। रैबिट। वॉरेन की भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक लाल आदमी बचा था, उसका दादा व्हाइटलॉ। बेकेट को व्हाइटलॉ की ओर से एक पत्र मिला जिसमें उसे अपने घर पर डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था। बेकेट ने तुरंत ही रुथ को इसके बारे में बता दिया, लेकिन उसी रात उनकी सगाई की पार्टी भी थी। बेकेट ने उससे कहा कि शायद उसे फिर कभी यह मौका न मिले। रुथ ने उससे कहा कि वह 7 बजे तक घर आ जाए, वरना वह अपनी ही सगाई की पार्टी मिस कर देगा। ठीक उसी वक्त जूलिया वहां आ गई। उसके पास बेकेट की तस्वीरें थीं, जिसमें वह स्टीफन के घर पहुंच रहा था और मैकार्थर को एक कप कॉफी दे रहा था। जब टेलर डूब गया था तो जूलिया को पहले से ही शक था, क्योंकि टेलर को तैराकी की स्कॉलरशिप मिली थी। बेकेट ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। जूलिया ने कहा, इसे खत्म करो। इसके अलावा वह चाहती थी कि उसे 5 बजे तक $3 लाख मिल जाएं। उसने उससे कहा कि वह उसके पति को एक चेक दे दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह वे तस्वीरें रुथ को दिखा देगी। जहां तक उसकी बात थी, वह किसी और तरह की डील की उम्मीद कर रही थी, कुछ ज्यादा मजेदार। तो बेकेट सीधे जूलिया के पति लायल के पास गया। चेक पर साइन करते समय लायल ने बेकेट से कहा कि जूलिया पैसे लेकर उसे छोड़ देगी। लायल ने बेकेट को हरामी कहा। यह सुनकर बेकेट ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और जमीन पर गिरा दिया। वहां से बेकेट सीधे व्हाइटलॉ की एस्टेट पर गया। वहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। इसी बीच सगाई की पार्टी में रुथ बेकेट का इंतजार कर रही थी। बेकेट हवेली के अंदर चला गया। पूरा स्थान खाली था। व्हाइटलॉ आगे आया और उसने बताया कि उसने तूफान की वजह से सारी खुशियां रद्द कर दी हैं, लेकिन वह बेकेट को मना नहीं कर सका। दोनों ने साथ बैठकर रात का खाना खाया। व्हाइटलॉ ने कहा कि बेकेट ने वित्तीय सीढ़ी पर लंबा सफर तय किया है। उसे जरूर कुछ लोगों के सिर फोड़ने पड़े होंगे, कुछ प्रतिस्पर्धियों को रास्ते से हटाया होगा,
व्हाइटलॉ की हर बात से साफ था कि वह बेकेट के बारे में सच्चाई जानता है। उसने कहा कि मैरी उसकी पसंदीदा थी, पूरे समूह में सबसे तेज दिमाग वाली। बेकेट ने उससे पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। तब व्हाइटलॉ बेकेट को एक ट्रेंच गन के पास ले गया जो उसके परदादा के पास थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में थी। व्हाइटलॉ ने वह बंदूक बेकेट को थमा दी और कहा कि किसी चीज पर निशाना साधे। वह बेकेट से कह रहा था कि वह उस पर निशाना लगाए। बेकेट ने गहरी भारी सांसें लीं, लेकिन फिर उसने बंदूक नीचे कर दी। उसे घर वापस जाना था। व्हाइटलॉ ने उससे कहा कि वह लगभग पहुंच ही गया है। बेकेट दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह बंद था। दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। उस जगह की हर खिड़की भी बंद थी। बेकेट ने सुना कि कोई उसके पास आ रहा है। जैसे ही बेकेट ने दरवाजा खोला, व्हाइटलॉ ने उस पर गोली चला दी। बेकेट ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। व्हाइटलॉ ने उससे कहा कि उसे मौका मिलने पर उसे मार देना चाहिए था। तो बेकेट ने व्हाइटलॉ को तीरों से मार डाला। उसकी आखिरी हत्या असल में कोई हत्या थी ही नहीं। वह पूरी तरह से आत्मरक्षा का एक वैध कार्य था। पुलिस उसे छोड़ने के लिए तैयार थी। वह घर वापस पहुंचा, जहां रूथ बैठी थी, गुस्से में। उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे कुछ छुपा रहा है। उसने उससे कहा कि सच बता दे, वरना वह चली जाएगी। तो बेकेट ने उसे सिर्फ अपने दादा के बारे में बताया। और अब पूरी रेडफेलो संपत्ति बेकेट की हो गई थी। दोनों न्यूयॉर्क रीजेंसी सोसाइटी के इंडक्शन समारोह में पहुंचे। भीड़ ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। बेकेट को आखिरकार अपनी सपनों की जिंदगी मिल गई थी, लेकिन तभी FBI एजेंट आ गए और उसे जूलिया के पति लायल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बेकेट के उससे झगड़ने और बाहर जाने के बाद लायल की मौत हो गई थी। हत्या के हथियार, एक लेटर ओपनर पर बेकेट की उंगलियों के निशान थे। जूलिया ही सबसे पहले लायल की लाश को खोजने वाली थी। उसने बयान दिया कि वह और बेकेट एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर जूलिया कोर्ट रूम से बाहर चली गई। बेकेट को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। उसकी सजा मौत थी, लेकिन उसकी फांसी से ठीक 24 घंटे पहले जूलिया उससे मिलने आई। बेकेट ने उस पर गुस्सा निकाला। उसने उसे मेकअप लगाए हुए कोयले का टुकड़ा कहा। उसने कहा कि वह यहां मरना पसंद करेगा बजाय उसके साथ रहने के। तब जूलिया ने उसे बताया कि लायल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था और वह उसे छुपाए हुए थी। यह कहकर वह जाने लगी, लेकिन बेकेट ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह क्या चाहती है। जूलिया ने कहा कि वह सब कुछ चाहती है। उसने कहा कि वह सब कुछ उसके नाम कर दे। बेकेट ने अपनी पूरी दौलत उसके नाम कर दी। बेकेट ने खुद भी एक पादरी बुलाने की मांग की थी। वह अब तक शांत था क्योंकि उसे विश्वास था कि जूलिया उसकी मदद करेगी। लेकिन फिर पादरी ने बाइबिल की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं और तभी बेकेट को एहसास हुआ वह यहीं मरने वाला था। लेकिन आखिरकार जूलिया ने वह नोट जारी कर दिया। बेकेट को जेल से रिहा कर दिया गया। रूथ बाहर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह सिर्फ उसकी मां का लॉकेट लौटाने आई थी। उसने वह लॉकेट उसे थमा दिया और बिना एक शब्द कहे चली गई। फिर बेकेट ने देखा कि जूलिया रेडफेलो परिवार के ड्राइवर के साथ उसका इंतजार कर रही थी। बेकेट कार में बैठ गया और दोनों साथ में रेडफेलो परिवार की हवेली की ओर रवाना हो गए। बेकेट के बारे में पूरी सच्चाई सिर्फ वही पादरी जानता है। और इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है।